1941 में यूगोस्लाविया एक विविध देश था जो विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों से बना था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ रहने की कोशिश की थी। हालांकि बाल्कन में इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे धुरी शक्तियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया। जर्मनी के दबाव में यूगोस्लाव सरकार त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने के लिए सहमत हो गई, लेकिन मित्र देशों के समर्थक अधिकारियों के नेतृत्व में एक तख्ता पलट ने हिटलर के क्रोध को भड़का दिया। जवाब में नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया पर आक्रमण किया और इसके क्षेत्र को विभिन्न कब्जे वाले देशों के बीच विभाजित कर दिया। सर्बिया जर्मन नियंत्रण में आ गया, जबकि क्रोएशिया एक जर्मन समर्थक फासीवादी राज्य बन गया। हंगरी, बुल्गारिया और इटली ने अन्य क्षेत्रों को आपस में बांट लिया, जिससे एक क्रूर कब्जा मजबूत हुआ, जिसके कारण उत्पीड़न, दमन और नरसंहार हुआ। यूगोस्लाविया यहूदियों का भाग्य विशेष रूप से दुखद था। युद्ध से पहले देश में रहने वाले लगभग 78,000 में से अधिकांश को नाजी और सहयोगी एकाग्रता शिविरों में निर्वासित और मार दिया गया था। यह कैसे संभव हुआ कि इतना विविध राष्ट्र इतिहास के सबसे बुरे नरसंहारों में से एक में डूब गया? मजबूर होकर झुकना, यूगोस्लाविया में नाजी जुए की शुरुआत। यूगोस्लाव परियोजना प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद 1918 में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के पतन के बाद उभरी। सर्बिया अन्य क्षेत्रों के साथ जुड़ गया, जिससे सर्ब, क्रोएट्स और स्लोवेन्स का साम्राज्य बना, जिसे बाद में यूगोस्लाविया कहा गया। इस देश का उद्देश्य दक्षिणी स्लाव लोगों नामक विभिन्न जातीय समूहों को एकजुट करना था, जो कई क्षेत्रों में फैले हुए थे। सर्ब रूढ़िवादी ईसाई धर्म के अनुयायी बेलग्रेड को अपनी राजधानी मानते थे। क्रोएट ज्यादातर कैथोलिक जाग्रेब में थे। बोस्नियाई मुस्लिम धर्म के और तुर्की मूल के साराजेवो में थे। स्लोवेनियाई जो कैथोलिक भी थे लजुब्लियाना में थे। मोंटेनिग्रिन रूढ़िवादी परंपरा के सेटिंजे में थे। मैसेडोनियन ग्रीक प्रभावों के साथ स्कोप्जे में थे और कोसोवर अल्बानियाई मूल के मुसलमान प्रिस्टिना में थे। 20वीं शताब्दी के दौरान यूगोस्लाविया साम्राज्य की स्थिरता विभिन्न समुदायों के बीच तनाव से प्रभावित हुई, खासकर क्रोएशिया और स्लोवेनिया पर सर्बियाई प्रभुत्व के कारण, जिनके निवासियों को लगा कि बेलग्रेड उन्हें हाशिए पर डाल रहा है। सार्वजनिक प्रशासन ज्यादातर सर्बियाई अधिकारियों द्वारा नियंत्रित था। यही बात अर्थव्यवस्था और वित्त के प्रमुख क्षेत्रों में भी थी। रॉयल यूगोस्लाव सेना में सर्बियाई उपस्थिति भारी थी। 165 जनरलों में से केवल 4 इस समूह से संबंधित नहीं थे। इन असमानताओं ने कई क्षेत्रों को गरीब बना दिया और देश की एकता के विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलनों के विकास को बढ़ावा दिया, जैसे कि क्रोएट उस्ताशा या आंतरिक मैसेडोनियन क्रांतिकारी संगठन। यह आखिरी समूह मार्सिले में हुए हमले के पीछे था, जहां राजा अलेक्जेंडर प्रथम की हत्या कर दी गई थी। सम्राट की मृत्यु ने सिंहासन को एक नेता के बिना छोड़ दिया और राजकुमार पीटर द्वितीय के 1941 में वयस्क होने तक रीजेंसी पॉल प्रथम के हाथों में रही। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में यूगोस्लाविया तटस्थ रहा, क्योंकि युद्ध उसके क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था और उसकी सरकार के जर्मनी के साथ अच्छे संबंध थे। देश जर्मनों को सीसा और जस्ता जैसी सामग्री बेचता था और बदले में उसे मेसर्स चैमिट BF 109 लड़ाकू विमानों सहित आधुनिक हथियार मिलते थे। हालांकि 1940 में ग्रीस पर इतालवी आक्रमण और दोनों देशों के बीच बाद के युद्ध ने स्थिति बदल दी। सभी बाधाओं के विपरीत यूनानियों ने इतालवी सैनिकों को अल्बानिया तक पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। इसने यूगोस्लाविया को 2 शक्तियों की नजरों में ला दिया: जर्मनी, जिसे इटली की मदद करने के लिए अपने क्षेत्र से गुजरना पड़ा, और यूनाइटेड किंगडम, जिसने बाल्कन में तीसरे रेह को अस्थिर करने का अवसर देखा। शुरुआत में यूगोस्लाविया ने विदेश नीति में तटस्थ रहने की कोशिश की, हालांकि देश के भीतर विभाजित राय मौजूद थी। सर्बियाई जनरल मिलन नेडिक के नेतृत्व वाले एक गुट ने ग्रीस पर आक्रमण में शामिल होने के लिए इटली के साथ गठबंधन का समर्थन किया और बदले में थेसालोनिकी क्षेत्र प्राप्त किया। इस बीच अधिकांश क्रोएट मुसलमान और मैसेडोनियन धुरी शक्तियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसके विपरीत सर्ब, मोंटेनिग्रिन और स्लोवेनियाई रूढ़िवादी चर्च, उच्च सैन्य कमान, राजशाही और प्रमुख वित्तीय क्षेत्रों के साथ मित्र राष्ट्रों का समर्थन करते थे।
यहां तक कि जोसेफ टीटो के गुप्त नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पश्चिम का समर्थन किया। यह आंतरिक विभाजन तब और बढ़ गया जब 27 नवंबर 1940 को एडोल्फ हिटलर ने यूगोस्लाव सरकार से अपनी तटस्थता पर एक स्पष्ट रुख की मांग की। ग्रीको अल्बानियाई सीमा की ओर जर्मन सैनिकों के गुजरने की अनुमति देने की संभावना का संकेत दिया। 1941 की शुरुआत से बेलग्रेड ने युद्ध में शामिल होने से बचने के लिए किसी भी निर्णय में देरी करने की कोशिश की। हालांकि 14 फरवरी को राष्ट्रपति ड्रैगिसा स्वेतकोविक और विदेश मंत्री अलेक्जेंडर सिंसर मार्कोविक जोआचिम वॉन रिबेंट्रोप से साल्जबर्ग में मिलने के लिए ऑस्ट्रिया गए, जबकि रीजेंट पॉल प्रथम हिटलर से मिलने के लिए बर्चटेस्गाडेन गए। जर्मनों ने युगोस्लाविया को जर्मनी, इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने की पेशकश की। बदले में लाभकारी व्यापार समझौतों, दक्षिणी यूरोप में अधिक प्रभाव, आधुनिक हथियारों तक पहुंच और ग्रीस की कीमत पर थेसालोनिकी के बंदरगाह का हस्तांतरण शामिल था। हालांकि प्रस्ताव आकर्षक था, लेकिन नेताओं को संदेह था, क्योंकि वे जानते थे कि बेलग्रेड में पता चलने पर आबादी अस्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया करेगी। वास्तव में उनके निर्णय लेने से पहले यूनाइटेड किंगडम के करीबी युद्ध मंत्री दुसान पेसिक ने इस्तीफा दे दिया। 1 महीने तक कोई जवाब नहीं मिलने के बाद हिटलर ने धैर्य खो दिया और स्कोडा कंपनी के माध्यम से चेकोस्लोवाकिया से युगोस्लाविया को आपूर्ति की बिक्री निलंबित करने की धमकी दी। इसके अलावा 19 मार्च को उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें तत्काल जवाब मांगा गया। अंततः इस दबाव में स्वेतकोविक और सिंसर मार्कोविक उसी सप्ताह फिर से ऑस्ट्रिया गए और एक तनावपूर्ण कार्य में युगोस्लाविया के त्रिपक्षीय संधि में प्रवेश को औपचारिक रूप दिया। वह तख्ता पलट जिसने युगोस्लाविया की नियति बदल दी। 27 मार्च 1941 की सुबह 2:20 पर युगोस्लाविया ने त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने के केवल 3 दिन बाद एक तख्ता पलट का सामना किया। बेलग्रेड में जनरल दुसान सिमोविक ने शहर में टैंक और तोपखाने तैनात करने का आदेश दिया, जबकि उनके सैनिकों ने युद्ध मंत्रालय को सुरक्षित कर लिया। उसी समय जनरल बोरा मिर्कोविक पूरी वायुसेना को विद्रोह करने में कामयाब रहे। भोर होने के तुरंत बाद विद्रोहियों ने पहले ही प्रमुख कार्यालयों, बैरकों और डाकघर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने रॉयल पैलेस में भी घुसकर रीजेंट पॉल प्रथम को सत्ता से हटा दिया और राष्ट्रपति ड्रैगिसा स्वेतकोविक और विदेश मंत्री अलेक्जेंडर सिंसर मार्कोविक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने देश के फांसीवादी नेता मिलन स्टैजाडिनोविक को पकड़ लिया और उन्हें यूनाइटेड किंगडम भेज दिया। विद्रोह तेजी से फैल गया। झाग्रेब, साराजेवो और स्कोप्जे में समर्थन जुटाया, जिससे युगोस्लाविया का धुरी शक्तियों में शामिल होना निष्प्रभावी हो गया। नए राजनीतिक परिदृश्य के साथ पीटर द्वितीय को राजा घोषित किया गया, हालांकि वह अभी भी वयस्क नहीं हुए थे। सर्बियाई डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार संभाली, जिससे अन्य समुदायों, विशेष रूप से क्रोएट्स के बीच असंतोष फैल गया। लेकिन सबसे गंभीर समस्या जर्मनी की प्रतिक्रिया के साथ आई। सर्बिया में हजारों लोग ब्रिटिश झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और यहां तक कि जर्मन राजदूत की कार पर भी हमला कर दिया, जिसे वह विश्वासघात मानते थे। उससे क्रोधित होकर एडोल्फ हिटलर ने युगोस्लाविया को तत्काल आक्रमण से दंडित करने का आदेश दिया। सिमोविक सरकार ने जल्द ही समझ लिया कि जर्मन प्रतिक्रिया अपरिहार्य होगी। उन्होंने बर्लिन को यह आश्वासन देकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की कि वे मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। आसन्न खतरे को देखते हुए उन्होंने सुदृढ़ीकरण की उम्मीद में यूनाइटेड किंगडम का सहारा लिया। हालांकि वादा की गई सहायता नहीं आई। मिस्र में अफ्रीका कोर के आगे बढ़ने में व्यस्त ब्रिटिश केवल कुछ सैनिकों को ग्रीस भेजने में कामयाब रहे। खुद को धोखा महसूस करते हुए सिमोविक ने 30 मार्च को ब्रिटिश विदेश मंत्री एंथोनी ईडन से मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि 1 अप्रैल को उन्होंने जर्मन के आसन्न हमले के खिलाफ संभावित बचाव की योजना बनाने के लिए जनरल जॉन डिल और ग्रीक कमांडर अलेक्जेंड्रोस पापागोस से मुलाकात की। रॉयल युगोस्लाव सेना के पास बाल्कन में तैनात 31 डिवीजन थे, जिनमें से अधिकांश पैदल सेना और कुछ घुड़सवार सेना के थे। इन इकाइयों को विभिन्न सैन्य समूहों में संगठित किया गया था, जिसमें कई रणनीतिक बलों सहित स्वतंत्र संरचनाएं थीं। हालांकि सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और उनके पास आधुनिक उपकरण थे, लेकिन सैनिकों के भीतर जातीय विविधता ने आंतरिक संघर्ष पैदा किए।
कई लोगों ने युद्ध को भागने या यहां तक कि धुरी शक्तियों में शामिल होने के अवसर के रूप में देखा। बख्तरबंद वाहनों की बात करें तो उपकरण पुराने और सीमित थे। पहले बख्तरबंद बटालियन के 172 टैंकों में से 110 प्रथम विश्व युद्ध के रेनॉल्ट FT-17 थे, जबकि शेष 54 में फ्रांसीसी रेनॉल्ट R-35 और चेकोस्लोवाकियाई मूल के 8 SID शामिल थे, जो सभी अप्रचलित मॉडल थे। इसके विपरीत रॉयल युगोस्लाव वायुसेना के पास विभिन्न पीढ़ियों के विमानों के साथ एक अधिक विविध बेड़ा था। पुराने मॉडल होने के बावजूद उन्होंने जर्मनी से खरीदे गए मेसर्स चमिट BF 109 लड़ाकू विमानों और डोर्नियर डो 17 बम वर्षकों, साथ ही ब्रिटिश ब्लेनहेम ट्विन इंजन विमानों का भी संचालन किया। एड्रियाटिक सागर के बंदरगाहों पर आधारित रॉयल युगोस्लाव नौसेना जुगोस्लोवेंस्का क्रालजेव्स्का मोर्नारिका के पास इतालवी नौसेना की तुलना में एक छोटा बेड़ा था। उसका मुख्य जहाज हल्का क्रूजर डालमासिजा था, जिसके साथ डेस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां डालमाटिया और मोंटेनेग्रो के ठिकानों पर तैनात थीं। कुल मिलाकर युगोस्लाव बलों में 8,50,000 सैनिक, 172 टैंक और 623 विमान थे, जो लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों, परिवहन विमानों और प्रशिक्षण विमानों के बीच विभाजित थे। उसके समुद्री बेड़े में एक क्रूजर, 5 डेस्ट्रॉयर, 4 पनडुब्बियां, कई टारपीडो नौकाएं, माइनस्वीपर, गन बोट और एक सीप्लेन वाहक सहित 53 जहाज शामिल थे। युगोस्लाविया को हराने के लिए धुरी शक्तियों की रणनीति ऑपरेशन पनिशमेंट या डायरेक्टिव नंबर 25 के तहत जर्मनी ने अप्रैल 1941 की शुरुआत में युगोस्लाविया पर आक्रमण की तैयारी की। रणनीति विभिन्न बिंदुओं से हमला करने की थी, जिसमें हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया में सैन्य ठिकानों का उपयोग किया गया था। इस तैनाती के साथ युगोस्लाव सेनाएं कई मोर्चों पर घिर जाएंगी, जिससे जर्मनों को भारी प्रतिरोध का सामना किए बिना आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। इस तरह वे स्लोवेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया और निस में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे दुश्मन को घेरते हुए बेलग्रेड में सरकार को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करेंगे। मैक्सिमिलियन वॉन वीट्स के नेतृत्व में द्वितीय जर्मन सेना ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच स्थित थी, जबकि विल्हेम लिस्ट के नेतृत्व में 12वीं सेना बुल्गारिया और रोमानिया में तैनात थी। वहां से जर्मन स्लोवेनिया और क्रोएशिया पर आगे बढ़ेंगे, सावा नदी के नियंत्रण को सुरक्षित करेंगे और फिर बोस्निया की ओर बढ़ेंगे। समानांतर रूप से एक अन्य आक्रमण समूह बेलग्रेड की ओर धकेलेगा और कोसोवो और मैसेडोनिया पर कब्जा करेगा, सबसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा करेगा। उसी समय सेना का एक और हिस्सा निस और वर्दार दर्रे की ओर जाएगा, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन मारिता नामक ग्रीस के आक्रमण के साथ जुड़ना होगा। जर्मनी के अलावा अन्य धुरी शक्तियों ने भी हमले में भाग लिया। मिक्लॉस हॉर्थी के नेतृत्व में हंगरी वॉयवोडिना क्षेत्र के बदले में आक्रमण में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री पाल टेलिकी, जिन्होंने युगोस्लाविया के साथ मैत्री संधि का बचाव किया था, ने अपने देश को समझौता तोड़ते हुए देखकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर मुसोलिनी ने डालमाटिया और एड्रियाटिक द्वीपों को जोड़ने की उम्मीद में आक्रमण का समर्थन किया, ऐसे क्षेत्र जिन्हें इटली प्रथम विश्व युद्ध के बाद से वापस नहीं ले सका था। ज़ार बोरिस तृतीय के तहत बुल्गारिया ऊपरी मैसेडोनिया को पुनः प्राप्त करने के इरादे से शामिल हो गया, जबकि इटली से प्रभावित अल्बानिया कोसोवो की ओर विस्तार करना चाहता था। आयन एंटोनेस्कू द्वारा शासित रोमानिया ने सीधे तौर पर सैनिकों को नहीं भेजा, लेकिन जर्मनों को तिमिसोआरा में अपने रणनीतिक ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति दी। जर्मनी के बाद इटली वह देश था जिसने आक्रमण में सबसे अधिक सैनिक भेजे। जूलियन अल्प्स से एक इतालवी सेना स्लोवेनिया और दक्षिण पश्चिमी क्रोएशिया की ओर बढ़ी, जबकि एक अन्य समूह ने अल्बानिया से मोंटेनेग्रो और मैसेडोनिया में घुसपैठ की। हंगरी ने भी उत्तरी सर्बिया में सैनिकों को भेजकर सक्रिय भूमिका निभाई। बुल्गारिया ने निस क्षेत्र में सैन्य इकाइयां तैनात की और अल्बानिया ने कोसोवो में अल्बानियाई समुदाय का समर्थन करने के लिए अपने फांसीवादी मिलिशिया का योगदान दिया। दूसरी ओर रोमानिया ने रणनीतिक बिंदुओं पर तोपखाने और सैन्य टुकड़ियों के साथ सहयोग किया। कुल मिलाकर धुरी शक्तियों ने लगभग 7 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया। इनमें से 3,37,000 जर्मन, 2,50,000 इतालवी, 1 लाख हंगेरियन, 15,000 बुल्गारियाई, 5,000 अल्बानियाई और 1,000 रोमानियाई थे। उपकरणों के मामले में धुरी शक्तियों के ब्लॉक के पास 875 टैंक और 1,756 विमान थे, जिनमें से अधिकांश जर्मनी और इटली के हाथों में थे। योजना का क्रियान्वयन।
पतन। 6 अप्रैल 1941 की सुबह के दौरान बेलग्रेड से लगभग 128 किलोमीटर दूर स्थित यूगोस्लाव सेना के एक अड्डे ने हंगरी के साथ सीमा पर दुश्मन के विमानों को उड़ते हुए देखा। प्रतिक्रिया की कोई संभावना नहीं होने के कारण रोमानियाई मूल के जनरल अलेक्जेंडर लोहर के नेतृत्व में लगभग 150 जर्मन विमान कुछ इतालवी इकाइयों के साथ सर्बियाई राजधानी पहुंचे। 50 टुका गोताखोर बम वर्षकों के एक समूह ने शहर के केंद्र पर आग लगाने वाले बम गिराकर हमला शुरू किया। उसी समय मेसर्समिट बीएफ 109 लड़ाकू विमानों और मेसर्समिट बीएफ 110 बम वर्षकों ने जेमुन हवाई अड्डे पर हमला किया, जहां उन्होंने जमीन पर 46 युगोस्लाव विमानों को नष्ट कर दिया, जिसमें 26 डोर्नियर्डो 17 बम वर्षक और अन्य पुराने मॉडल शामिल थे। जब यह हो रहा था, हिनकेल ही 111 और डोर्नियर्डो 17 बम वर्षकों ने कई रणनीतिक बिंदुओं पर अपने हथियार गिराए, जिससे डेडिंजे का रॉयल पैलेस, टॉपसिडर बैरक, सैन्य अकादमी, रेलवे स्टेशन, डाकघर और वायु और नौसेना मंत्रालय क्षतिग्रस्त हो गए। यहां तक कि सर्बियाई राष्ट्रीय पुस्तकालय भी आग की लपटों में घिर गया और चिड़ियाघर को गंभीर नुकसान हुआ, जिससे कुछ जानवर भाग गए और सड़कों पर दौड़ने लगे। बमबारी का प्रभाव विनाशकारी था, सड़कें नष्ट हो गईं और सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए, जिससे 4000 नागरिकों की मौत हो गई। जनरल दुसान सिमोविक, जिन्होंने कुछ दिन पहले तख्तापलट का नेतृत्व किया था, को राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर अपनी बेटी की शादी में भाग लेने के दौरान हमले की खबर मिली। वह तुरंत बेलग्रेड लौट आए और उसे खंडहर में पाया। सड़कों पर विशाल गड्ढे थे। युद्ध मंत्रालय में जनरल स्टाफ के साथ बैठक करते हुए, जो कुछ बची हुई इमारतों में से एक थी, सरकार को जिसे शहर में स्थानांतरित करने पर सहमति हुई। हालांकि होटल पैलेस में अपने नए मुख्यालय से प्रशासन कोई नियंत्रण नहीं कर सका। लगातार बमबारी ने बेलग्रेड के साथ एक लाइन को छोड़कर लगभग सभी संचार काट दिए और क्रोएशियाई किसान पार्टी के व्लाडको मासिक के नेतृत्व वाला क्रोएशियाई गुट बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसी दिन जर्मन सैनिकों ने बुल्गारिया से युगोस्लाविया के साथ सीमा पार की, मैसेडोनिया के माध्यम से तेजी से आगे बढ़े और बुल्गारियाई इकाइयों से सुदृढ़ीकरण जोड़ा। अपने रास्ते में वाफेन एसेस की एक रेजिमेंट ने क्रिवा पलंका दर्रे पर प्रतिरोध को समाप्त कर दिया, कुमानोवो पर कब्जा कर लिया और स्ट्रुमिका पर कब्जा कर लिया। फिर दक्षिण की ओर मुड़ते हुए वे ग्रीस के साथ सीमा की ओर बढ़े ताकि हेलेनिक देश के आक्रमण में भाग ले सकें, जो समानांतर रूप से ऑपरेशन मारिता नाम से शुरू हुआ था। युगोस्लाविया के उत्तर में वोइवोडिना और हंगरी के बीच सीमा पर रॉयल युगोस्लाव नौसेना के तोपखाने की नावें द्रावा, सावा, मोरावा और वरदार दुश्मन की उपस्थिति का पता चलने के बाद डेन्यूब नदी में चली गईं। जवाबी कार्रवाई में उन्होंने हंगेरियन शहर मोहाक्स पर कई गोलियां चलाईं, जिससे नुकसान हुआ। इससे तीसरी हंगेरियन सेना ने तोपखाने की आग से जवाब दिया और बुडापेस्ट ने तुरंत बेलग्रेड पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस बीच रोमानिया के साथ सर्बियाई बनत सीमा पर तिमिसोआरा में स्थित एक्सएलआई मोटर चालित कोर की इकाइयों ने विभिन्न कैलिबर के टुकड़ों से लैस तोपखाने के साथ यूगोस्लाव ठिकानों पर हमला किया। कुछ नष्ट हो गए, लेकिन बेलग्रेड की प्रतिक्रिया तेजी से आई। 2 ब्लेनहेम बम वर्षकों ने रोमानियाई शहर अराद पर हमला किया, हालांकि दोनों को मार गिराया गया। 7 अप्रैल को आक्रमण के दूसरे दिन 12वीं जर्मन सेना ने वरदार को पार किया और लगभग पूरे मैसेडोनिया पर कब्जा कर लिया। क्षेत्रीय राजधानी स्कोप्जे में कई जनरलों सहित 20,000 से अधिक युगोस्लाव सैनिकों को पकड़ लिया गया। समानांतर रूप से दूसरी इतालवी सेना जूलियन आल्प्स से स्लोवेनिया में दाखिल हुई, जहां उसे थोड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने तेजी से प्रगति की और सावा घाटी, कस्तव और मोंटेपेक की चोटी को सुरक्षित कर लिया। 8 अप्रैल तक वे क्रांस्का गोरा, जवराटेक और गॉडज पर हावी हो चुके थे। जबकि इतालवी सेनाएं स्लोवेनिया में बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रही थीं, अल्बानिया में कहानी अलग थी। ग्रीस के साथ युद्ध के महीनों के घिसाव के बाद नौवीं इतालवी सेना आक्रमण में शामिल नहीं हो सकी और इसके बजाय तीसरी युगोस्लाव सेना के हमले का शिकार हुई। उनकी सेनाओं ने रक्षात्मक रेखाओं को तोड़ दिया, गुसिंजे और प्रोक्लेटिजे पहाड़ों से होकर आगे बढ़ी, श्कोडर सड़क का नियंत्रण ले लिया और डेबर को इटालियंस और उनके अल्बानियाई सहयोगियों से छीन लिया। पूर्व में 8 अप्रैल को 14वें पैंजर कोर ने सर्बियाई सीमा पार की, निस्वा को पार किया और पिरोट में युगोस्लाव सुरक्षा को तहस नहस कर दिया।
इसके कारण बेलग्रेड सेना की कई इकाइयां ढह गईं, जिससे जर्मनों को बिना किसी बाधा के निस पर कब्जा करने की अनुमति मिल गई। आगे दक्षिण में 40वें पेंजर कोर ने 5वीं बुल्गारियाई सेना के समर्थन से मैसेडोनिया का नियंत्रण सुरक्षित कर लिया, स्टिप, वेलिस, प्रिलेप और मोनास्टिर पर कब्जा कर लिया। इसके विपरीत अल्बानिया में 9वीं इतालवी सेना लगातार क्षेत्र खो रही थी। युगोस्लाव ने ड्रिन नदी पर आगे बढ़कर वाल्जबोन और कोल्जेगावा पर कब्जा कर लिया, जिससे रोम की सेना और कमजोर हो गई। हालांकि स्लोवेनियाई मोर्चे पर दूसरी इतालवी सेना ने अपनी विजयी लय बनाए रखी। सेरकनो पहाड़ों और रजेसिना नदी को पार करने के बाद उन्होंने युगोस्लाव को कालसे और लोगेटेक से खदेड़ दिया, जिससे क्षेत्र में उनका प्रभुत्व मजबूत हो गया। युगोस्लाविया का पतन, केवल 12 दिनों में हार। 9 अप्रैल 1941 को दूसरी जर्मन सेना का आक्रमण ऑस्ट्रिया से स्लोवेनिया पर आगे बढ़ने के उद्देश्य से शुरू हुआ। जबकि सेनाएं स्टायरिया से स्लोवेनियाई क्षेत्र में घुस रही थीं, मारिबोर में जर्मन अल्पसंख्यक वोल्क्सडॉयचे के समूहों ने स्थिति का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। पिस्तौल और शॉटगन से लैस होकर उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और युगोस्लाव गार्डों को निहत्था कर दिया। इस कार्रवाई के कारण जर्मन प्रगति तेज थी और शहर बिना प्रतिरोध के एलाई कोर के हाथों में चला गया। इसके अलावा उन्होंने कई पुलों को सुरक्षित करके ड्रावा नदी को पार करने की सुविधा प्रदान की, जिससे बख्तरबंद बलों को बिना किसी बाधा के इसे पार करने की अनुमति मिल गई। 10 अप्रैल को 46 पेंजर कोर ने हंगरी से क्रोएशिया की ओर सीमा पार करके युगोस्लाविया में एक नया मोर्चा खोला। बख्तरबंद वाहनों के साथ आगे बढ़ते हुए जर्मन कुछ ही समय में कई प्रमुख कस्बों पर कब्जा करने में कामयाब रहे, जिससे बुडापेस्ट ट्राइस्टे रेलवे लाइन पर कई युगोस्लाव सैनिक फंस गए। केवल एक दिन में प्रगति 100 किलोमीटर से अधिक हो गई, जिसमें न्यूनतम विरोध था, क्योंकि युगोस्लाव सेना की कुछ क्रोएशियाई इकाइयों ने विद्रोह कर दिया और कुछ घंटों में झाग्रेब के कब्जे की सुविधा प्रदान की। उस समय तक क्रोएशिया धुरी शक्तियों के आक्रमण का सक्रिय हिस्सा नहीं था, लेकिन स्थिति तब बदल गई जब रोम से फांसीवादी नेता एंटे पावेलिक के आह्वान ने विद्रोह को उकसाया। कई क्रोएशियाई इकाइयों ने विद्रोह कर दिया, अपने ही सर्बियाई अधिकारियों को पकड़ लिया और प्रमुख शहरों को जर्मनों को सौंप दिया। बेलोवर में विद्रोह ने नए समर्थक महापौर को देश की स्वतंत्रता की घोषणा करने की अनुमति दी। बोस्निया हर्जेगोविना में क्रोएशियाई राष्ट्रवादी और जर्मनी के सहयोगी बोस्नियाई समूहों ने युगोस्लाव सेना का सामना किया। मोस्टार और पास के हवाई अड्डे पर कब्जा करने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने कई बम वर्षकों पर कब्जा कर लिया, जिनका उपयोग बाद में नई क्रोएशियाई वायुसेना द्वारा किया जाएगा। इस बीच निस क्षेत्र में 14वीं कोर की जर्मन सेनाएं बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ रही थीं, जिससे हजारों युगोस्लाव सैनिकों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। मोरावा घाटी को सुरक्षित करने के बाद उन्होंने पैरासिन और क्रागुजेवाक पर कब्जा कर लिया, जिससे लेस्कोवाक में हजारों सैनिक पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए, जिन्होंने अंततः बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। विभिन्न मोर्चों पर धुरी शक्तियों की सफलता के बावजूद अल्बानिया में स्थिति अलग थी। वहां 9वीं इतालवी सेना तीसरी युगोस्लाव सेना के आगे बढ़ने के कारण पीछे हट रही थी, जिसने दुश्मन के क्षेत्र में 50 किलोमीटर तक प्रवेश कर लिया था। श्कोडर शहर उनके हाथों में गिर गया और युगोस्लाव विमानों ने डुरेस में इतालवी नौसेना अड्डे पर बमबारी की, जो क्षेत्र में उनके आक्रमण का उच्चतम बिंदु था। 11 अप्रैल 1941 को युगोस्लाविया में एक और मोर्चा खुल गया, जब जर्मन सैनिकों ने रोमानिया से सर्बिया में प्रवेश किया। मशीनीकृत इकाइयों और रोमानियाई टुकड़ियों के समर्थन से उन्होंने तेजी से प्रगति की, टोमेस्वर को सुरक्षित किया और एक हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया, जहां उन्हें 3 अक्षत युगोस्लाव लड़ाकू विमान मिले। हमले की गति इतनी प्रभावशाली थी कि एक दिन से भी कम समय में वे वर्साक और पेंसेवो तक पहुंच गए, यहां तक कि बेलग्रेड के बाहरी इलाके तक भी पहुंच गए। इस बीच स्लोवेनिया में इटालियंस ने सुसाक और क्रालजेविका पर कब्जा करके अपना आक्रमण जारी रखा। इससे पहले कि 2 कुलीन बटालियन ट्रकों पर सवार होकर लज्जुब्लियाना में प्रवेश कर गईं। उसी समय अल्बानिया में स्थिति बदल गई। पीछे हटने के बाद इटालियंस ने एक नकली टेलीग्राम के साथ युगोस्लाव सेनाओं को धोखा देने में कामयाबी हासिल की, जिससे वे घात में फंस गए। अपने पक्ष में इलाके के साथ उन्होंने एक जवाबी हमला शुरू किया, जिसने युगोस्लाव को अल्बानिया से खदेड़ दिया। विशेष रूप से उनकी एक डिवीजन को दंडित किया गया, जिस पर प्रोनिसैट नदी के पास टैंकट से हमला किया गया था।
क्रोएशिया में यूगोस्लाव सेना को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जर्मनों ने स्लैटिना और नौसिके जैसे रणनीतिक बिंदुओं पर तेजी से कब्जा कर लिया। साथ ही ऑसिकेज पर भी कब्जा कर लिया, जो सर्बिया तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। क्रोएशियाई समूहों के विद्रोह से स्थिति और खराब हो गई, जिन्होंने फांसीवादी मिलिशिया के साथ मिलकर यूगोस्लाव इकाइयों को निहत्था कर दिया और कैप्लिजना, ट्रेबिंजे और बिलेका सहित कई शहरों पर कब्जा कर लिया। अगले दिन 12 अप्रैल को हंगरी ने वॉयवोडिना के साथ सीमा पार करके आक्रमण में शामिल हो गया। 3 अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ते हुए उसकी सेनाओं ने इस्जेमुम पर कब्जा कर लिया, बैस्का पर कब्जा कर लिया और ड्रेव तक पहुंच गई। हालांकि नोवी सैड में उनकी प्रगति क्षण भर के लिए रुक गई, जहां सर्बियाई आबादी ने जो कुछ भी उनके पास था उससे प्रतिरोध करने की कोशिश की। देश के अन्य हिस्सों में धुरी शक्तियों का आक्रमण बिना किसी बाधा के जारी रहा। ऑसिजेक में यूगोस्लाव इकाइयों का सफाया करने के बाद जर्मन आश्चर्यजनक रूप से तेजी से आगे बढ़े। मित्रोविका, लाजारेवाक, ज्वोरनिक, वाल्जेवो, सिसैक और बिहाक पर कब्जा कर लिया। पश्चिम में अन्य इकाइयों ने निचवा घाटी को साफ कर दिया और माउंटावाला की चोटी पर पहुंच गईं। इस बीच इटालियंस ने कार्लोवाक और सेंज पर कब्जा कर लिया और एड्रियाटिक द्वीपों पर सैनिकों को उतारा। समुद्र में यूगोस्लाव बेड़ा इतालवी नौसेना की श्रेष्ठता और जर्मन विमानन द्वारा डेन्यूब में गनबोट द्रावा को डुबो दिए जाने के कारण बंदरगाहों में फंस गया, जिससे 121 हताहत हुए। 12 अप्रैल 1941 की शाम को दूसरी एसएस पैंजर डिवीजन दास रईह की अग्रिम टुकड़ियां बेलग्रेड के बाहरी इलाके में पहुंच गईं। कैप्टन फ्रिट्ज क्लिंगनबर्ग के नेतृत्व वाले एक समूह ने एक खतरनाक ऑपरेशन में जोखिम लेने का फैसला किया। उन्होंने एक मोटर बोट में डेन्यूब को पार किया। यूगोस्लाव गार्डों द्वारा पता लगाए बिना उतरने में कामयाब रहे। एक बार अंदर उन्होंने भ्रम का फायदा उठाते हुए बिना प्रतिरोध के शहर में प्रवेश किया, स्थानीय बलों को निहत्था कर दिया और टाउन हॉल पर कब्जा कर लिया। वहां केवल 6 सैनिकों ने महापौर जेवरिम टॉमिक को अपदस्थ करने और उनकी जगह इवान मिलिसेविक को नियुक्त करने में कामयाबी हासिल की, जिन्होंने गैरिसन के आत्मसमर्पण का आदेश दिया। 12 से 13 की आधी रात को पूरा बेलग्रेड 12वीं जर्मन सेना के नियंत्रण में आ गया। 13 अप्रैल को जर्मन आक्रमण की तीव्रता कम हो गई, लेकिन उनके सहयोगियों ने आगे बढ़ना जारी रखा। स्लोवेनिया में इतालवी सेनाओं ने ऑटोकाक और ग्राडाक पर कब्जा कर लिया, जबकि अल्बानिया में धुरी शक्तियों ने मोंटेनेग्रो में अपना आक्रमण शुरू कर दिया। स्कुटारी झील के पास तीसरी यूगोस्लाव सेना के अवशेषों को खदेड़ दिया। वॉयवोडिना में हंगेरियन सैनिकों ने नोवी सैड में शहरी लड़ाइयों में भाग लिया। हालांकि वे सेंटा पर कब्जा करने और बारंजा को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। 14 अप्रैल को यूगोस्लाविया के लिए स्थिति और खराब हो गई। इतालवी इकाइयों ने निन पर कब्जा कर लिया, जबकि हंगेरियन ने नोवी सैड पर कब्जा करके पूरी तरह से वॉयवोडिना को सुरक्षित कर लिया। इस परिदृश्य को देखते हुए राजा पीटर द्वितीय और उनकी सरकार, जिन्होंने अस्थायी राजधानी को पाले में स्थानांतरित कर दिया था, ने भागने का फैसला किया। वे पहले मोंटेनेग्रो के निन्न गए, फिर ग्रीस के एथेंस और अंत में काहिरा पहुंचे, जहां यूनाइटेड किंगडम ने उन्हें शरण दी। अगले दिन 15 अप्रैल को रॉयल यूगोस्लाव वायुसेना के अवशेषों को निकालने का प्रयास किया गया। 18 विमान मिस्र के लिए रवाना होने में कामयाब रहे, लेकिन ग्रीस में पैरामीटिया हवाई अड्डे पर एक जर्मन हवाई हमले में 5 बम वर्षक नष्ट हो गए। इस बीच जमीन पर धुरी शक्तियों का आक्रमण बिना प्रतिरोध के जारी रहा। क्रोएशिया से जर्मन सैनिकों ने बोस्निया हर्जेगोविना में प्रवेश किया, बंजा लुका, ट्रावनिक, जेमिका और साराजेवो पर कब्जा कर लिया। समानांतर रूप से 12वीं जर्मन सेना ने वाल्जेवो पर कब्जा कर लिया और ड्रिना नदी को पार कर लिया, जबकि दक्षिणी क्रोएशिया में इटालियंस ने गोस्पिक, सेबेमको, स्प्लिट, सिबेनिक और मेटकोविक पर कब्जा कर लिया। मोंटेनेग्रो, जो अब तक आक्रमण से कम प्रभावित था, को 16 अप्रैल को एक निर्णायक झटका लगा। इतालवी सेनाओं ने तीसरी युगोस्लाव सेना को कुचल दिया और पोडगोरिका पर कब्जा कर लिया। फिर वे निक्सिक की ओर बढ़े और ट्रेबिंजे में क्रोएशियाई विद्रोहियों के साथ जुड़ गए। दक्षिण पूर्व में अल्बानिया के साथ सीमा पर इतालवी सैनिकों ने मैसेडोनिया पर कब्जा कर लिया, डेबर, ओहरिड, स्ट्रुगा और बिटोला पर कब्जा कर लिया, जबकि कोसोवो में अल्बानियाई मिलिशिया के समर्थन से उन्होंने प्रिजरेन पर कब्जा कर लिया। 17 अप्रैल को एड्रियाटिक तट को छोड़कर जहां अंतिम लड़ाइयां लड़ी गईं, देश का अधिकांश भाग पहले से ही धुरी शक्तियों के नियंत्रण में था।
पूर्व से इतालवी सेनाएं सेटिंजे और कोटर के बंदरगाह पर आगे बढ़ीं, जहां युगोस्लाव नौसेना ने अपने जहाजों को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए डुबो दिया। पश्चिम से ब्लैक शर्ट्स की एक बटालियन ने डब्रोवनिक पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम बाद में रागुसा रखा गया। पूरी तरह से ध्वस्त स्थिति के साथ 17 अप्रैल को जनरल डैनिलो कालाफोटिव ने युद्ध विराम का अनुरोध किया। हालांकि चूंकि उनके पास बातचीत करने का अधिकार नहीं था, इसलिए पूर्व विदेश मंत्री अलेक्जेंडर सिंसर मार्कोविक का सहारा लिया गया, जिन्हें यूगोस्लाविया के बिना शर्त आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर करने के लिए बेलग्रेड ले जाया गया। उस क्षण से पूरा क्षेत्र धुरी शक्तियों के प्रभुत्व में आ गया। जसेनोवाक, बाल्कन का नरक और सिर्मिया के नरसंहार। जब अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया विघटित हो गया तो कुछ क्षेत्रों ने अपनी स्वायत्तता घोषित कर दी। इनमें स्वतंत्र क्रोएशिया राज्य, मोंटेनेग्रो और राष्ट्रीय मुक्ति का सर्बिया शामिल थे। बाद वाले में मिलन नेडिक के नेतृत्व में तीसरे रेह के अधीन एक शासन ने नाजी विचारधारा से प्रेरित उपायों को अपनाया। उस वर्ष 30 अप्रैल को नेडिक ने नस्लीय मूल पर डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्षेत्र में रहने वाले 16,000 यहूदियों को अलग कर दिया गया। हालांकि सर्बियाई क्षेत्र में पहली हत्याएं नेडिक अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि क्रोएशियाई सेना और उस्ताशा मिलिशिया द्वारा की गईं, जिन्होंने सिर्मिया पर अपने आगे बढ़ने के दौरान सावा नदी और बनत क्षेत्र में सैकड़ों यहूदियों को मार डाला। अन्य को जसेनोवाक भेजा गया, एक नरसंहार शिविर जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जघन्य अपराध किए गए थे। इस संदर्भ में जसेनोवाक बाल्कन में आतंक का केंद्र बन गया। स्वतंत्र क्रोएशिया राज्य के भीतर उस्ताशा शासन द्वारा संचालित सावा और उना नदियों के संगम पर स्थित यह एकाग्रता और नरसंहार शिविर यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्र का एकमात्र ऐसा शिविर था जिसका नेतृत्व एक सहयोगी सरकार कर रही थी। अगस्त 1941 में अपनी स्थापना से लेकर अप्रैल 1945 में अपने विघटन तक जसेनोवाक अकल्पनीय अत्याचारों का गवाह रहा। नाजी शिविरों के विपरीत इसमें गैस चैम्बर या औद्योगिक रूप से बड़े पैमाने पर नरसंहार के तरीके नहीं थे। इसके बजाय फांसी व्यक्तिगत और क्रूर तरीके से चाकू, हथौड़े, कुल्हाड़ी या पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारकर की जाती थी। मुख्य शिकार सर्ब थे। उनके लोगों के खिलाफ नरसंहार के ढांचे में उसके बाद यहूदी, रोमानी और राजनीतिक विरोधी थे। शिविर में 5 उप शिविरों का एक परिसर शामिल था, जो सावा और उना नदियों के दोनों किनारों पर 210 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उनमें से सबसे बड़ा ईंट कारखाना कहलाता था, जो जाग्रेब से 100 किलोमीटर दूर स्थित था। अन्य क्षेत्र भी थे, जैसे स्टारा ग्राडिस्का, ग्राडिना डोंजा, 5 जबरन श्रम फार्म और उस्टिका का रोमानी शिविर। पीड़ितों की सही संख्या अभी भी बहस का विषय है, लेकिन सबसे स्वीकृत आंकड़े बताते हैं कि 1941 और 1945 के बीच जसेनोवाक में लगभग 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी, जो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे घातक नरसंहार शिविरों में से एक बनाता है। साजमिस्ते, नरसंहार शिविर और गैस ट्रक जिन्होंने सर्बिया के यहूदियों का सफाया कर दिया। सर्बियाई राजधानी बेलग्रेड में यूगोस्लाविया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी थी, जिसने इसे तीसरे रईह और मिलन नेडिक सरकार का पहला निशाना बना दिया। मार्च 1942 में एसएस इकाइयों और हेराल्ड टर्नर के नेतृत्व में सर्बियाई सहायक बलों ने शहर के यहूदियों को पकड़ लिया। पुरुषों को तुरंत फांसी दे दी गई, जबकि महिलाओं और बच्चों को सजमिस्ते के अंदर एक इंटरनमेंट कैंप में हिरासत में रखा गया। 9 मई 1942 को सजमिस्ते के कैदियों को बर्लिन से भेजे गए एक सीलबंद ट्रक में मार डाला गया, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ा गया, जिससे सभी का दम घुट गया। महिलाओं और बच्चों के खात्मे के बाद बेलग्रेड अस्पताल के मरीजों और रॉयल यूगोस्लाव सेना के पूर्व यहूदी सैनिकों के नरसंहार का आदेश दिया गया। सजमिस्ते में बेलग्रेड के लगभग 8,000 यहूदियों को फांसी दी गई। नरसंहार के लिए जिम्मेदार अधिकारी हेराल्ड टर्नर ने एसएस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने गर्व से घोषणा की, सर्बिया यूरोप का एकमात्र देश है जहां यहूदी समस्या हल हो गई है। इस प्रकरण के बाहर राष्ट्रीय मुक्ति के सर्बिया में इस तरह के पैमाने पर कोई नरसंहार नहीं हुआ, मिलन नेडिक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण। हालांकि यहूदियों और जिप्सियों को स्थानीय आबादी से अलग कर दिया गया और विभिन्न एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया, जहां अमानवीय परिस्थितियों के कारण हजारों और मर गए। 1944 के अंत में धुरी शक्तियों ने पीछे हट गए और सोवियत संघ ने नियंत्रण कर लिया। सर्बिया को यूगोस्लाविया में फिर से शामिल कर लिया। उस समय तक
14,500 सर्बियाई यहूदियों को जर्मनों, क्रोएट्स और कुछ सहयोगी सर्बों द्वारा मार दिया गया था, जिसका अर्थ था देश के यहूदी समुदाय का 90% गायब हो जाना। टीटो और उनके पक्षधर। यूरोप का सबसे बड़ा फांसीवाद विरोधी प्रतिरोध। युगोस्लाव पक्षधर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय मुक्ति सेना और युगोस्लाविया के पक्षधर टुकड़ियों के रूप में जाने जाते थे, एक कम्युनिस्ट प्रतिरोध आंदोलन था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युगोस्लावियाई क्षेत्र में धुरी शक्तियों, मुख्य रूप से नाजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जोसेफ ब्रोज टीटो के नेतृत्व में उन्हें उस संघर्ष में यूरोप की सबसे प्रभावी फांसीवाद विरोधी ताकत माना जाता था। शुरुआत में उन्होंने एक गुरिल्ला के रूप में काम किया, लेकिन समय के साथ वे एक संगठित सेना में बदल गए, जिसमें 1944 के अंत तक लगभग 6,50,000 लड़ाके थे। उनका मुख्य लक्ष्य आक्रमणकारियों को खदेड़ना और एक समाजवादी राज्य स्थापित करना था जो युगोस्लाविया के सभी जातीय समूहों को एकीकृत करे। अप्रैल 1941 में देश पर आक्रमण के बाद टीटो ने पहल की और इस आंदोलन का गठन किया। जर्मनी द्वारा जून में सोवियत संघ पर हमला करने के बाद गुरिल्ला आक्रमण को गति मिली। जुलाई तक द्राजा मिहाइलोविक के नेतृत्व वाले चेतनिकों की प्रारंभिक भागीदारी के साथ एक बड़े पैमाने पर विद्रोह छिड़ गया था, जिससे संक्षिप्त उजसे गणराज्य की घोषणा हुई। शक्तियों के कई हमलों के बावजूद पक्षधर टीटो के नेतृत्व में हमेशा चलते रहने में कामयाब रहे। 1943 के अंत में मित्र राष्ट्रों ने मिहाइलोविक को अपना समर्थन वापस लेने और टीटो का समर्थन करने का फैसला किया, यह पता चलने पर कि चेतनिक दुश्मन के साथ सहयोग कर रहे थे। तेहरान सम्मेलन में पक्षधरों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। एक साल बाद 1944 की शरद ऋतु में टीटो की सेनाओं ने लाल सेना की मदद से बेलग्रेड को मुक्त करा लिया। संघर्ष के अंत तक पक्षधरों ने देश और ट्राइस्टे और कारिंथिया जैसे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण कर लिया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो यह प्रतिरोध नवस्थापित युगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के सशस्त्र बलों में बदल गया। आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य कब्जे वाली सेनाओं का सामना करना था। 1944 तक जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में ब्रिटिश समर्थन मिलना शुरू हुआ तो उन्हें मिलने वाले एकमात्र हथियार स्वयं आक्रमणकारियों से आए थे। दूसरा उद्देश्य एक संघीय कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करना था जहां विभिन्न जातीय समूह सह अस्तित्व में रहे। इसे प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने युगोस्लाविया बनाने वाले सभी समूहों को आकर्षित करने की कोशिश की, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक समुदाय अपने अधिकारों को बनाए रखे। दूसरी ओर प्रतिद्वंद्वी आंदोलन चेतनिकों के बहुत अलग हित थे। वे राजशाही को बनाए रखना चाहते थे, सर्बियाई आबादी की रक्षा करना चाहते थे और उन क्षेत्रों से अन्य समूहों को निष्कासित करके एक महान सर्बिया बनाना चाहते थे जिन्हें वे अपना मानते थे। शुरुआत से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव था, लेकिन अक्टूबर 1941 में संघर्ष बढ़ गया और एक खुले युद्ध में बदल गया। चेतनिकों ने टीटो के समावेशी रुख को सर्बों के खिलाफ एक खतरे के रूप में देखा, जबकि कम्युनिस्टों ने राजशाही प्रणाली के उनके बचाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। पहले वर्षों के दौरान अधिकांश पक्षधर सर्ब थे। उस समय मुस्लिम और क्रोएशियाई कमांडरों को अपने साथियों के साथ समस्याओं से बचने के लिए अपने नाम बदलने पड़े। हालांकि 1944 की शरद ऋतु में सर्बिया, उत्तरी मैसेडोनिया और कोसोवो में सोवियत और बल्गेरियाई आक्रमण से प्रेरित जर्मन सैनिकों की वापसी के बाद स्थिति बदल गई। उसके बाद अधिक सर्ब, मैसेडोनियन और अल्बानियाई शामिल हुए, जिससे लड़ाकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। उस वर्ष के अंत तक पक्षधर सेना में पहले से ही 6,50,000 पुरुष और महिलाएं थीं। अप्रैल 1945 तक यह संख्या 8 लाख से अधिक हो गई, जिससे यह संघर्ष की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक के रूप में मजबूत हो गई। क्रागुजेवाक का नरसंहार, जब नाजियों ने बदला लेने के लिए छात्रों और नागरिकों को गोली मार दी। 1941 में युगोस्लाविया के पूर्ण जर्मन कब्जे के दौरान हिटलर ने सर्बिया के खिलाफ एक क्रूर प्रतिशोध का आदेश दिया। उसका लक्ष्य आक्रमण के बाद किसी भी प्रतिरोध को खत्म करना था, लेकिन जो हुआ वह एक अकल्पनीय नरसंहार था। मारे गए प्रत्येक जर्मन सैनिक के लिए नाजियों ने 100 नागरिकों को मार डाला और प्रत्येक घायल के लिए उन्होंने 50 को गोली मार दी। इस नरसंहार की नीति के सबसे खूनी एपिसोड में से एक क्रागुजेवाक सर्बिया में हुआ, जहां कुछ ही दिनों में हजारों लोगों को मार डाला गया, जिनमें छात्र, शिक्षक और निर्दोष नागरिक शामिल थे।
यह नरसंहार हालांकि अन्य नाजी अत्याचारों की तुलना में कम याद किया जाता है, यूगोस्लाव प्रतिरोध को कुचलने का एक निर्दयी प्रयास था। यह सब रविवार 19 अक्टूबर को क्रागुजेवाक के आसपास शुरू हुआ, जो बेलग्रेड के बाद सर्बिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। लेपेनिका नदी के किनारे स्थित शहर अपने मजबूत उद्योग, विशेष रूप से मशीनरी और हथियारों के निर्माण के लिए जाना जाता था। 1818 और 1839 के बीच ये आधुनिक सर्बिया की पहली राजधानी थी और यहीं बाल्कन का पहला संविधान लागू किया गया था। 1941 में इसकी आबादी 27,249 थी और यह देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और औद्योगिक केंद्र था। नाजियों के लिए हालांकि यह क्षेत्र डाकुओं का आश्रय था, वह शब्द जिसका उपयोग वे सर्बियाई लड़ाकों के लिए करते थे। उस रविवार को उस नियम के लागू होने से पहले, जिसमें प्रत्येक मारे गए जर्मन सैनिक के लिए 100 नागरिकों और प्रत्येक घायल के लिए 50 को गोली मारना निर्धारित किया गया था, 415 लोगों को फांसी दी गई थी। पीड़ितों को उन अभियानों में पकड़ा गया जहां नाजियों ने 3 पड़ोसी कस्बों से शहर के प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया था। अगले दिन 20 अक्टूबर को जर्मन सैनिकों ने क्रागुजेवाक की सड़कों और घरों में एक बड़े पैमाने पर छापा मारा। लगभग 5,000 नागरिकों को चुना गया और बाद में फांसी देने के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने पुरुषों और युवाओं को उनके घरों, कार्यस्थलों, कारखानों और सार्वजनिक कार्यालयों से निकाल लिया। उन्होंने स्कूलों पर भी धावा बोल दिया, जहां उन्होंने शहर के मुख्य लड़कों के स्कूल के निदेशक लाजा पेंटेलिक सहित लगभग 300 माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को, जिनकी उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच थी, उनके शिक्षकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 7,000 तक भी अधिक थी। उनमें युवा रोमानियाई, ज्यादातर जूते चमकाने वाले शामिल थे, जिन्होंने जर्मन सैनिकों के जूते साफ करने से इनकार कर दिया था। वेहरमाच ने पकड़े गए लोगों को आश्वासन दिया कि यह केवल दस्तावेजों का सत्यापन है और उन्हें नियंत्रण के लिए बैरक ले जाया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने उस संस्करण पर विश्वास किया। कुछ अपने भाग्य से अवगत होकर कागज के टुकड़ों पर विदाई संदेश लिखने लगे, जो उन्होंने अपनी नोटबुकों से फाड़े थे, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उस दिन कई महिलाओं सहित 123 सर्बियाई यहूदियों को गोली मार दी गई। 21 अक्टूबर को जब नरसंहार जारी था, जर्मन सेना ने शहर की दीवारों पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित और चिपकाई, जिसमें नरसंहार को उचित ठहराया गया था। पिछले सप्ताह हमारे सैनिकों पर कायरतापूर्ण और विश्वासघाती हमलों, जिसमें 10 मारे गए और 26 घायल हो गए, को दंडित किया जाना था। प्रत्येक मारे गए जर्मन सैनिक के लिए 100 लोगों को गोली मार दी गई, प्रत्येक घायल के लिए 50। उनमें से ज्यादातर कम्युनिस्ट, अपराधी और सहयोगी थे। कुल मिलाकर 2,300 लोगों को फांसी दी गई। किसी भी नए तोड़फोड़ या हमले का जवाब समान कठोरता से दिया जाएगा। नाजियों ने प्रतिशोध का रिकॉर्ड रखा। आतंक से बचाई गई तस्वीरें चौंकाने वाले दृश्य दिखाती हैं। अपने शिक्षकों के साथ फांसी दिए गए 144 छात्रों में से कई को शहर के पास के इलाकों में ऊंची घास या झाड़ियों के समर्थन से गोली मार दी गई। वे आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाई देते हैं। कुछ के हाथ आपस में बंधे हुए हैं। कहा जाता है कि उनमें से कई ने बहादुरी से चिल्लाया, हम युवा सर्बियाई हैं, गोली मारो। स्विंग मारे जाने से ठीक पहले अन्य ने सुनसान सड़कों पर या मुख्य एवेन्यू से नदी को अलग करने वाली दीवारों के खिलाफ अपनी जान गंवा दी। कुछ तस्वीरों में यह देखा गया है कि जर्मन अधिकारी उन लोगों को गोली मारकर खत्म कर रहे हैं जो पहले से ही जमीन पर पड़े थे। केंद्रीय चौक के पेड़ों या लैंपपोस्ट पर भी पीड़ितों को लटकाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दृश्यों की याद दिलाता है। एक तस्वीर में एक युवा महिला दिखाई दे रही है, जिसे पहले ही फांसी दी जा चुकी है, और एक टोपी पहने हुए एक लड़का आतंकित अपनी गर्दन पर फंदा लगने वाला है। खेत और सड़कों पर मारे गए लोगों के शव, जिनमें से कई भारी मशीन गनों के प्रभाव से सामूहिक कब्रों में दफनाए गए थे। शवों को खोदने और ढकने का काम उन कैदियों पर पड़ा जो जीवित रहने में कामयाब रहे और बाद में नूर्नबर्ग परीक्षणों में गवाही दी। 20 अक्टूबर को नरसंहार के 10 दिन बाद सर्बिया में जर्मन राजदूत फेलिक्स बेंजलर ने बर्लिन को एक रिपोर्ट भेजी। अपने संक्षिप्त और सीधे संदेश में उन्होंने कहा, पिछले सप्ताह क्रालजेवो और क्रागुजेवाक दोनों में सर्बों का बड़े पैमाने पर निष्पादन किया गया। वेहरमाच सैनिकों की मौत के प्रतिशोध में प्रत्येक जर्मन के लिए 100 सर्बों के अनुपात को लागू करते हुए
क्रालजेवो में 1700 लोगों को और क्रागुजेवाक में 2300 लोगों को गोली मार दी गई। ये राजनयिक रिपोर्ट पुष्टि करती है कि क्रागुजेवाक ऐसी क्रूरता का शिकार होने वाला एकमात्र नहीं था। विभिन्न स्थानों पर एक साथ हुए नाजी नरसंहारों ने जर्मन प्रतिशोध के पीड़ितों की संख्या 7000 से 10,000 के बीच कर दी। वहां से 50 किलोमीटर दूर क्रालजेवो में उन्होंने गांव के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य की हत्या कर दी। वेहरमाच ने रुडनिक को तबाह कर दिया, जबकि गोरनी मिलानोवाक आग लगाने वाले बमों के हमलों से तबाह हो गया। उसके 464 घरों में से केवल 72 ही बचे थे। सर्बों के अलावा रोमानियाई, मैसेडोनियन, स्लोवेनियाई, यहूदी, मुसलमान और ईसाई भी मारे गए। सबसे हालिया जांचों से पता चलता है कि क्रागुजेवाक में मृतकों की सही संख्या 2778 थी। शहर के मेमोरियल पार्क और 21 अक्टूबर संग्रहालय में यही दर्ज है, जहां निंदितों द्वारा लिखे गए विदाई पत्र, उनकी संपत्ति और नरसंहार की याद दिलाने वाले दस्तावेज रखे गए हैं। शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक फांसी दिए गए छात्रों की स्मृति का सम्मान करता है। 2012 में सर्बिया की राष्ट्रीय सभा ने 21 अक्टूबर को द्वितीय विश्व युद्ध के सर्बियाई पीड़ितों के सम्मान में स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया। नाजी सैन्य अधिकारी फ्रांज बौमे को युद्ध समाप्त होने पर नॉर्वे में गिरफ्तार किया गया था। नूर्नबर्ग के द्वितीयक परीक्षणों में उन पर क्रागुजेवाक के नरसंहार और उनके सैनिकों द्वारा सर्बिया में किए गए कई युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। 29 मई 1947 को उन्होंने उस जेल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी जहां उन्हें हिरासत में रखा गया था। उनके अवशेष ग्राज में आराम करते हैं, जो ऑस्ट्रिया के दक्षिण में स्थित एक शहर है। मौन नरसंहार, युगोस्लाविया में जर्मनों का उत्पीड़न। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में और शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों में युगोस्लाविया ने अपने क्षेत्र के भीतर कई जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मजबूत उत्पीड़न चलाया। जोसेफ ब्रोज टीटो के नेतृत्व वाले शासन ने क्रोएट्स, स्लोवेन्स, मोंटेनेग्रिन, इटालियंस और हंगेरियन के खिलाफ इन उपायों को बढ़ावा दिया, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित समुदायों में से एक 5 लाख जातीय जर्मन या ओन्सलैंड्स डॉयचे थे, जिन पर तीसरे रह के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। 1944 में लाल सेना के आगमन और बेलग्रेड की मुक्ति के साथ क्षेत्र में रहने वाले कई जर्मन युगोस्लाव पक्षधरों के नियंत्रण में आ गए। उस क्षण से स्थानीय आबादी के कुछ वर्गों के समर्थन से उनके खिलाफ हिंसा की लहर फैल गई। 7,000 से अधिक लोगों को भीड़ द्वारा पीटा गया और सामूहिक गोलीबारी में मार डाला गया, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने नाजीवाद का विरोध किया था। एक प्रतिष्ठित मामला पुजारी एडलबर्ट श्मिट का था, जिन्हें युगोस्लाव सैनिकों ने पीट पीट कर मार डाला था, भले ही उन्होंने नाजी शासन के कई पीड़ितों की मदद की थी। 2 नवंबर 1944 को युगोस्लाविया की एंटीफासिस्ट लिबरेशन कमेटी ने फैसला सुनाया कि जर्मन समुदाय को अपनी राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया गया है, साथ ही उनके सभी नागरिक अधिकार और संपत्तियां भी छीन ली गईं। प्रारंभ में ये उपाय मारिबोर में लागू किए गए थे, जहां अधिकांश आबादी जर्मन थी, लेकिन बाद में इन्हें पूरे युगोस्लाविया में विस्तारित कर दिया गया। लोकप्रिय मोर्चे द्वारा स्लोवेनिया पर कब्जे के साथ ये प्रावधान कई स्लोवेनियाई क्षेत्रों में भी लागू हो गए। 29 अप्रैल 1945 को ओन्सलैंड्स डॉयचे को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया और गुलामों की स्थिति में ला दिया गया। कई लोगों को बेच दिया गया या व्यक्तियों को सौंप दिया गया और बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया, उन लोगों की मांग के अनुसार जिन्होंने उन्हें खरीदा था। 2 लाख से अधिक लोगों को खंडहर हो चुके गांवों और शहरों के पुनर्निर्माण के लिए मजबूर किया गया, जबकि 47,000 लोगों को डोनबास की खानों में काम करने के लिए सोवियत संघ भेज दिया गया। इसके अलावा हजारों कैदियों को बाल्कन के विभिन्न हिस्सों में जबरन श्रम शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया। जिन्होंने गुलामी से बचने में कामयाबी हासिल की, उन्होंने भी समान रूप से कठिन भाग्य का सामना किया। अपनी राष्ट्रीयता से वंचित 3,13,000 जर्मनों को विभिन्न देशों में निष्कासित कर दिया गया। लगभग 1.5 लाख जर्मनी में बस गए। इतनी ही संख्या ऑस्ट्रिया चली गई, जबकि 10,000 संयुक्त राज्य अमेरिका और 3,000 फ्रांस पहुंचने में कामयाब रहे। इस दमन के परिणाम विनाशकारी थे। 57,640 जर्मनों की जान चली गई, जिनमें से 48,447 की श्रम शिविरों में मृत्यु हो गई।
7,199 को फांसी दी गई और 1,994 की सोवियत संघ के रास्ते में मृत्यु हो गई। इसके अलावा अधिकांश जीवित बचे लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिससे युगोस्लाविया का जर्मन समुदाय गायब होने के कगार पर पहुंच गया। जैसे जैसे शीत युद्ध मजबूत होता गया, टीटो और सोवियत संघ के बीच संबंध बिगड़ गए। अपनी राजनीतिक स्थिति को संतुलित करने के प्रयास में युगोस्लाव शासन ने 1950 में निर्वासन रोक दिया और 82,000 जर्मनों को देश में रहने की अनुमति दी, उनकी राष्ट्रीयता और कुछ अधिकार वापस कर दिए। इस निर्णय ने बाल्कन में जर्मन उपस्थिति के पूर्ण विलुप्त होने से बचाया। हालांकि क्षेत्र के इतिहास पर इसका प्रभाव अपरिवर्तनीय था। युगोस्लाविया में ऑन्सलैंड्स-डॉयचे के खिलाफ उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप 57,640 मौतें हुईं। उस कुल में से 48,447 की एकाग्रता शिविरों में या जबरन श्रम करते हुए मृत्यु हो गई, 7,199 को गोली मार दी गई और 1,994 की सोवियत संघ में उनके स्थानांतरण के दौरान मृत्यु हो गई। इसके अलावा 3,60,000 निष्कासित किए गए, कुछ को देश से भागने के लिए मजबूर किया गया और अन्य को सोवियत संघ को गुलामों के रूप में बेच दिया गया, जिससे क्षेत्र में जर्मन समुदाय लगभग समाप्त हो गया। शीत युद्ध की शुरुआत के साथ युगोस्लाविया ने यूएसएसआर के साथ संबंध तोड़ लिए और जोसेफ ब्रोज टीटो ने देश को तटस्थ स्थिति में बनाए रखने के अपने प्रयास में निर्वासन रोकने का आदेश दिया। इस निर्णय के लिए धन्यवाद। 1950 में 82,000 जर्मन रहने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता वापस पा ली और फिर से अधिकारों वाले नागरिक बन गए, जिससे बाल्कन में उनके लोगों का पूरी तरह से गायब होना टल गया। 1941 में युगोस्लाविया पर आक्रमण ने देश के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की शुरुआत की। क्षेत्र के विखंडन ने कब्जेदारों और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा नरसंहार नीतियों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया। क्रोएशिया के स्वतंत्र राज्य में उस्ताशा के फांसीवादी शासन ने जसेनोवाक जैसे नरसंहार शिविरों में सर्बों, यहूदियों और जिप्सियों का जातीय और धार्मिक सफाया किया। सर्बिया में जर्मन कब्जे ने तत्काल यहूदी विरोधी उपाय लागू किए और यहूदी समुदाय को सामूहिक गोलीबारी और निर्वासन के माध्यम से लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया। प्रतिरोध जल्द ही उभरा। एक ओर राजा पीटर द्वितीय के वफादार राजशाही चेतनिक पुराने युगोस्लाविया को बहाल करने के लिए लड़ रहे थे, जबकि जोसेफ ब्रोज टीटो के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट पक्षधर एक फांसीवाद विरोधी संघर्ष को बढ़ावा दे रहे थे, जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन भी चाहता था। कब्जे की क्रूरता के बावजूद युद्ध ने युगोस्लाविया में प्रतिरोध के इर्द गिर्द एकता की भावना पैदा की। हालांकि युद्ध के बाद इसके लोगों के बीच नए तनाव पैदा होंगे। युगोस्लाविया में प्रलय ने न केवल हजारों यहूदियों की जान ले ली, बल्कि सदियों से देश का अभिन्न अंग रहे पूरे समुदायों को भी नष्ट कर दिया। युद्ध और कब्जे ने दिखाया कि कैसे घृणा, उग्रवाद और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक राष्ट्र को तोड़ सकती हैं और हजारों निर्दोष लोगों की जान ले सकती हैं। हालांकि 1945 में देश की मुक्ति के साथ संघर्ष समाप्त हो गया, कब्जे से उत्पन्न आघात और विभाजन दशकों तक बने रहे। इतना विविध और समृद्ध इतिहास वाला राष्ट्र इतनी भयावह तबाही में कैसे पड़ गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युगोस्लाविया का इतिहास हमें असहिष्णुता और युद्ध के परिणामों के बारे में एक चेतावनी देता है।